तो कल हमने क्या डिस्कस किया था? स्काई वेव प्रोपोगेशन। ठीक है, स्काई वेव प्रोपोगेशन में क्या होता है? transmitted signal travels into the upper atmosphere and it will bend or reflected back to the earth। यानी जो ट्रांसमिट किया हुआ सिग्नल है, जैसे आपको इस डायग्राम में अगर दिख रहा होगा, ठीक है, हम सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं अपर एटमॉस्फेयर लेयर की तरफ, वो बेंड होता है और बेंड होके वापस अर्थ सरफेस पे आता है। तो ये प्रिंसिपल है स्काई वेव प्रोपोगेशन का, बराबर है। ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन में क्या था? वो कर्वेचर ऑफ अर्थ को फॉलो कर रहा था। ठीक है, जो सिग्नल है कर्वेचर ऑफ अर्थ को फॉलो करता है। ग्राउंड वेव के लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है बोलो? ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ग्राउंड वेव के लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रेंज है 3 मेगा हर्ट्ज। तो हम 3 मेगा हर्ट्ज से ज़्यादा क्यों फ्रीक्वेंसी नहीं यूज़ कर सकते? अगर हमने ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ली ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन के लिए, क्योंकि ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन में वो जो है सिग्नल जो है कर्वेचर ऑफ अर्थ को फॉलो कर रहा है। अगर मैंने 3 मेगा हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ली तो जैसे हमने देखा था कि टिल्ट एंगल बढ़ता है, और टिल्ट एंगल बढ़ने से वो ट्रांसमीटर के नज़दीक ही वो जो सिग्नल है वो डाई हो जाता है, मर जाता है वो। ठीक है, तो कम्युनिकेशन, डिस्टेंस कम्युनिकेशन या लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है इफ़ यू आर यूजिंग हायर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, higher frequency, or we are if you are using greater frequency than 3 megahertz। अगर 3 megahertz से हम ज़्यादा frequency use कर रहे तो ground wave propagation work नहीं करेगा। it will not work if frequency is greater than 3 megahertz। okay, understood। तो उसके जो ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज वी आर यूजिंग फॉर स्काई वेव प्रोपोगेशन। तो स्काई वेव प्रोपोगेशन के लिए भी मैक्सिमम लिमिट है 30 मेगाहर्ट्ज। तो प्रिंसिपल ये है कि एटमॉस्फेरिक लेयर जो है उस उसकी तरफ वो सिग्नल ट्रैवल करेगा, बेंड होगा एटमॉस्फेरिक लेयर से और रिफ्लेक्ट होके अर्थ सरफेस पे आएगा। सो दिस बेंडिंग और रिफ्लेक्शन ऑफ सिग्नल टेक प्लेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेयर कॉल्ड आयनोस्फीयर। तो इसे हम आयनोस्फेरिक लेयर्स बोलते हैं। ये बेंडिंग या रिफ्लेक्शन किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू दैट अपर एटमॉस्फेरिक लेयर, वी कॉल इट एज आयनोस्फीयर। तो ये जो आयनोस्फेरिक लेयर्स है, बराबर है, तो इसकी हमने डिटेल देखी थी कल कि कौन सी ये कैसे लेयर फॉर्म्स होती है। तो सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है बराबर है, अलोंग विथ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अल्फा बीटा और गैमा रेडिएशन होता है फ्रॉम सन, एंड सम कॉस्मिक रेज आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर आयोनाइजेशन। तो उसकी वजह से आयोनाइजेशन होता है, देयरफॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनोस्फीयर, और उसकी वजह से आयनोस्फीयर फॉर्म होता है। ठीक है, ये तो ये हमने देखा था, ये आयनोस्फेरिक लेयर्स है डी, ई, F1 और F2, बराबर है। तो डी लेयर क्या बोला था हमने? जो बॉटम लेयर है वो डी लेयर है, लोएस्ट लेयर। कितने हाइट पे होती है वो? इट एग्जिस्ट एट एन हाइट अबाउट, हाइट कितनी बोली थी? 70 किलोमीटर पे, अर्थ सरफेस से 70 किलोमीटर पे हमें जो बॉटम लेयर मिल रही है उसे हम क्या बोलेंगे? डी लेयर है वो। और उसका एवरेज थिकनेस कितना बताया था? 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का उसका एवरेज थिकनेस है। और ये जो है डी लेयर, द डी लेयर डिसअपियर नाइट ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन। डी लेयर जो है डिसअपियर होती है नाइट में, जो है नहीं दिखती, डिसअपियर हो जाती है। उसके ऊपर की जो लेयर है ई लेयर, कहाँ पे मिलती है? अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ 100 किलोमीटर एंड इट्स एवरेज थिकनेस इज अबाउट 25 किलोमीटर। तो ये 100 किलोमीटर पे ये मिलेगी। एवरेज थिकनेस इसका कितना मिलेगा? 25 किलोमीटर। सो द ई लेयर ऑल्सो ऑलमोस्ट डिसअपेयर एट नाइट ड्यू टू द रिकॉम्बिनेशन। तो ई लेयर जो है, ई लेयर भी जो 100 किलोमीटर पे मिल रही है वो भी डिसअपेयर होती है नाइट में। उसके बाद जो एक हमने डॉटेड लाइन बनाई थी, इसके बीच में ई और जो एफ लेयर है उसके बीच में ये जो आपको बिन नाम दिया हुआ दिख रहा है वो ई एस लेयर है। समटाइम इट विल अपीयर, तो कभी कभी ये जनरेट होती है। इट्स एन एबनॉर्मल आइनोस्फेरिक डिस्टर्बेंस। तो ये कभी कभी जनरेट होती है ई एस लेयर along with ई लेयर। ई लेयर के साथ जो जनरेट होती है कभी, तो उसे ई एस लेयर बोलते हैं। और अगर वो अपीयर हो गई तो इट रिमेन्स प्रेजेंट ड्यूरिंग नाइट एज वेल। तो वो अगर जनरेट होगी व्हेन इट अपीयर्स, इट रिमेन्स प्रेजेंट ड्यूरिंग नाइट। ठीक है,
अगर वो ईएस लेयर अगर जनरेट होती है तो वो नाइट में भी बनी रहेगी, डी और ई। तो रिकॉम्बिनेशन की वजह से नाइट में नहीं रहते, क्योंकि सन नहीं रहता नाइट में, तो डी और ई लेयर आपको नाइट में नहीं रहेगी। ईएस अगर बन गई तो वो नाइट में भी बनी रहेगी। उसके बाद लेयर है F1 लेयर। वो कहाँ पे है? 180 किलोमीटर हाइट पे। इट हैज़ एन अप्रोक्सीमेट थिकनेस ऑफ 20 किलोमीटर। 180 किलोमीटर पे आपको F1 लेयर मिलेगी। ठीक है। डे टाइम में जो है F1 और F2 अलग अलग है, बराबर है। ठीक है। और नाइट में क्या होता है? F1 और F2 जो है कंबाइन होते हैं। ठीक है। तो F2 लेयर जो टॉप मोस्ट लेयर है, बराबर है, तो उसकी हाइट कितनी है, कहाँ पे मिलती है वो F2 लेयर? 250 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर तक एवरेज थिकनेस, यानी उसका है 200 किलोमीटर, बराबर है। तो ये F2 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्टिंग लेयर है, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो ये दोनों का मिला के जो है F लेयर फॉर्म होता है। ओके। तो कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि क्यों हमें बेटर रिसेप्शन मिलेगा नाइट में। बोलो, बेटर रिसेप्शन नाइट में क्यों मिलेगा हमें? आशीष, अच्छा। हेलो। नाइट में जो है बेटर रिसेप्शन क्यों मिलेगा? जो सिग्नल ट्रांसमिट किया वो बेटर क्वालिटी क्यों मिलेगा? अच्छा, ते F2 बोलो। लेयर आहे कसं? F1 आणि F2 लेयर जे F2. आहे ना आशिष, हां ते सर. रात्री कंबाईन होते, बरोबर आहे. हो. आणि ज्या लेयर आहेत डी आणि ई लेयर आहेत ना, ते रात्री आहेत का? त्या प्रेझेंट आहेत का त्या नाही, रात्री? नाही सर त्यात. प्रेझेंट नाही आहे ना ते रात्री, म्हणजे त्याला अडथळा कमी आहे ना त्या सिग्नलला, बरोबर आहे की हो नाही? सर. हो सर. ठीक आहे. तुम्ही हे ड्रॉ करून घ्या बरं. या एक्स ऍक्सिस वर आपण लिहितोय टाइम, बरोबर आहे. एक्स ऍक्सिस वर आपण काय लिहितोय? टाइम. आवर्स मध्ये घेतोय टाइम. ठीक आहे. दिस इज मॉर्निंग 6 o'clock, 6। ठीक है। तो ये आप ग्राफ बना लो। 12, 18। ठीक है। हा टाइमिंग है, टाइम ड्यूरेशन है आणि 24। ठीक है। सो वी हैव 24 hours in one day। तो अभी आपके कंसेप्ट देखो, अभी आपने इसमें क्या क्या पढ़ा स्काई वेव प्रोपोगेशन में? ठीक है। इस पे हम, इस एक्सिस पे हम लेंगे डिस्टेंस इन किलोमीटर। ठीक है। किलोमीटर पे हमने ये वाई एक्सिस पे जो है डिस्टेंस लिया है। अभी बोलो मुझे डी लेयर जो है कहाँ पे अपियर होती है? डी लेयर कितनी हाइट पे अपियर होती है? अप्रोक्सीमेट हाइट क्या बोली डी लेयर की? बोलो। 70 किलोमीटर है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देखो डी लेयर की हाइट कितनी है? इस एक्सिस पे क्या है? 70 किलोमीटर। ये किलोमीटर पे हम इंडिकेट कर रहे हैं, तो 70 किलोमीटर पे क्या है? डी लेयर है। इसे नाम दे दूं मैं डी लेयर। ठीक है। उसके बाद कौन सी लेयर है? ई लेयर।
कहाँ पे मिलती है? हाइट क्या है उसकी, अप्रोक्सीमेट हाइट? 10 100 10 किलोमीटर, किलोमीटर। बराबर है। और यस। ये देखो टाइमिंग को देखो, सुबह 6 से 18, यानी ये दिन के टाइम में खाली अवेलेबल है। मैं इसको नाइट में नहीं बना रहा हूँ। 18 से 24, या ये टाइम जो है ना सुबह का टाइम अप टू मॉर्निंग 6 o'clock, तो उसमें ये लाइन में नहीं बना रहा हूँ। देखो ध्यान से देखो, तो ये लाइन मैंने कहाँ पे बनाई है, ई लेयर की भी। दिस इज ई लेयर। तो ये अपियर कब हो रही है? इट इज अवेलेबल ओनली इन डे टाइम। तो डे टाइम में खाली प्रेजेंट है वो, बराबर है। और अभी यहाँ पे देखो, F1 लेयर अप्रोक्सीमेट हाइट कहाँ पे बोली थी हमने, कहाँ पे मिलेगी? समझो यहाँ पे 300 किलोमीटर है अब फ्रॉम अर्थ सरफेस, तो अप्रोक्सीमेटली 250 किलोमीटर पे जो है हमें जो मिलती है वो F लेयर है। यहाँ पे डिफरेंस देखो अभी, ठीक है। तो नाइट नाइट में जो है क्या होता है, F1 लेयर और F2 लेयर जो है कंबाइन होती है, बराबर है। और दिन में कैसी है वो, दिन में अलग अलग है ना। डे टाइम में कैसी है वो अलग है। ये देखो, ये समझो ये है F2 और ये है F1, तो ये अलग अलग है, ठीक है। नाइट में इन दोनों का क्या हुआ, कॉम्बिनेशन हुआ और F लेयर बनी। तो मैं यहाँ पे ये ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये जो है ये है हमारा डे ड्यूरेशन, दिन का समय है। तो दिन के समय में हमें ये लेयर्स मिल रही है, कौन सी, F2, F1, E और D लेयर, बराबर है कि नहीं। और नाइट में खाली कौन सी लेयर आपको दिख रही है अभी इस पैच में, देखो नाइट ड्यूरेशन है तो only F layer will appear. So due to combination of F1 and F2 there is only one layer, F layer. तो ये नाइट ड्यूरेशन है। तो नाइट ड्यूरेशन में कौन सी लेयर खाली है हमारे पास, जो है F लेयर है, बराबर है कि नहीं। समझ में आया क्या? ये रहने दो। हाँ, तो इस फिगर को नाम दे दो आयनोस्फेरिक लेयर्स। ठीक है, ये समझ में कुछ प्रॉब्लम है? हे काय ड्रॉ केलंय, असं काही वाटतंय का वेगळंच? नहीं सर। हम्म. अभी ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन या स्काई वेव प्रोपोगेशन में कोई प्रॉब्लम है क्या, बोलो? ये ड्रॉ कर लिया पूरा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो वर्चुअल हाइट। वर्चुअल हाइट यहाँ पे जो दिख रहा है ना, VIRTUAL, वर्चुअल हाइट, HEIGHT।
झालं का आशिष? हो सर. आहे का घरीच आहे का? हे ड्रॉ केलं का? हो काय काय सर. दिसलं तुला? या आयोनाइज लेअर, हो ठीक सर. आहे, व्हर्च्युअल हाईट, ऍक्च्युअल हाईट, ग्राउंड सरफेस. ओके. चलो मैं भी ले लेता हूँ एक नया. ये है अर्थ सरफेस. ठीक है. ये है अपना आयोनाइज लेयर्स. आयोनाइज लेयर्स म्हणजे काय रे आशीष? आयोनाइज लेयर्स म्हणजे या ज्या लेयर्स बघितल्या ना आपण, ये जो हमने सर. देखा अभी DE F1 F2, तो उसको बोलेंगे आयोनाइज लेयर. ठीक आहे. तर त्या हो लेयर्स सर. आहेत. लक्षात आलं? हो सर. ये यहाँ से यहाँ तक, ये जो ऊपर का मैंने ड्रॉ किया है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या होती है? वर्चुअल हाइट. दिस इज वर्चुअल हाइट. ओके. अभी यहाँ पे देखो, ये अभी समझो अपनी वेव ट्रैवल हो रही है, वो ये आयोनाइज लेयर से रिफ्लेक्ट होके अर्थ सरफेस पे वापस आई. ठीक है. या हम कोई टॉप मोस्ट लेयर भी कंसिडर करें. ठीक है. ये आपको दिख रहा है? सो इन द बोथ केस दे विल एक्चुअली फॉलो द सेम पाथ. दिस इज एक्चुअल हाइट. ये जो बनती है जिस आयोनाइज लेयर को रिफ्लेक्ट होके आई, वो है एक्चुअल हाइट. एक्चुअल हाइट. बराबर है. और ये है वर्चुअल हाइट. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है? द इंसिडेंट वेव रिटर्न बैक टू अर्थ ड्यू टू रिफ्लेक्शन. सो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम हायर सरफेस. अगर ये देखो, ये ऐसी ऐसे जाके हुए, ये हायर सरफेस से भी रिफ्लेक्ट हुई, या लोअर सरफेस से भी रिफ्लेक्ट हो रही है. ये यहाँ पे एक कंसिडर करो, ये लोअर सरफेस है, एटमॉस्फेरिक लेयर है, और ये हायर लेयर है. तो इससे भी रिफ्लेक्ट हुई, लोअर लेयर से भी रिफ्लेक्ट हुई, या हायर लेयर से भी रिफ्लेक्ट हुई. तो ये दोनों भी जो है सेम पाथ ही फॉलो कर रहे हैं. वो रिटर्न यहाँ पे ही आनी है. समझ में आई क्या आपको बात? ये देखो, ये लोअर लेयर से रिफ्लेक्ट हुई या हायर लेयर से रिफ्लेक्ट हुई, तो मैक्सिमम हम प्रोजेक्टेड पाथ कंसिडर कर रहे हैं उसका. तो ये हम मैक्सिमम अगर यहाँ से भी रिफ्लेक्ट हुई अपर लेयर से, तो दोनों भी यही एक डेस्टिनेशन पे पहुंच रही है. तो ये एक्चुअल हाइट हुई.
तो यहाँ से इस आयोनाइज लेयर से वो रिफ्लेक्ट होके आई, ठीक है, आयोनाइज लेयर से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आई। और ये अपर लेयर अगर आगे भी चले जाती, आगे की लेयर से भी रिफ्लेक्शन होके आता, तो उसे यही आना था, तो इसे बोलेंगे वर्चुअल हाइट। सो इन दिस प्रोसेस इट बेंड्स डाउन ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ग्रेजुअली यानी हळूवारपणे, एकदम शार्पली बेंड होती है का ती, तो ग्रेजुअली धीरे धीरे से बेंड हो रही है, इट बेंड डाउन ग्रेजुअली नॉट शार्पली। तो शार्पली बेंड नहीं होती, वो ग्रेजुअली धीरे 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 करके बेंड होती है। और अगर हमने देखा कि इट इज इंटरेस्टिंग टू सी दैट द इंसिडेंट रे, यानी यहाँ पे जो आ रहा है वापस, ठीक है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, तो वो जो है एग्जैक्टली सेम पाथ फॉलो करेगी एज दोज इफ द सिग्नल वुड हैव बीन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस लोकेटेड एट ग्रेटर हाइट, ग्रेटर हाइट से भी रिफ्लेक्शन हुआ, या नीचे की लेयर से भी रिफ्लेक्शन हुआ, या टॉप मोस्ट लेयर से भी रिफ्लेक्शन हुआ, तो द हाइट, तो ऐसी हाइट को हम बोलेंगे वर्चुअल हाइट। जो ये हाइट आपको दिख रही है, ये है वर्चुअल हाइट। ओके, so if virtual height of layer is known, then it is possible to find out the angle of incidence required to return the wave to the ground to the selected point। अगर हमें ये वर्चुअल हाइट पता है तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये रिफ्लेक्टेड रे जो है किस जगह पे आएगी, बराबर है। तो ये कंसेप्ट है वर्चुअल हाइट की। मैं इस सभी चीज को आपको और एक बार बताता हूँ, ये देखो, समझो ये एक लेयर है डी लेयर, उसके बाद है ई लेयर, ओके, ठीक है ना। इसके बाद है समझो F1 या F2, ठीक आहे। इकडे लक्ष द्या आता आशिष, ते व्हर्च्युअल हाईट म्हणजे आहे काय, इकडे बघ, हा अर्थ सरफेस है, तो ये है अर्थ सरफेस और ये है, दीज आर डिफरेंट आयनोस्फेरिक लेयर्स, ठीक है, दीज आर लेयर्स, आयनोस्फेरिक लेयर्स, ठीक है। तो ये लेयर्स है। अगर एक बात समज लो, इकडे बघ, मी सिग्नल ट्रान्समिट केलं आणि ते डी लेयर पासूनच रिफ्लेक्ट होऊन इकडे अर्थ सरफेसवर आलं, बरोबर आहे, लक्षात येते हो सर. नाही, तर ते समजा डी लेयर पासून रिफ्लेक्ट होऊन नसतं आलं, समजा ह्या एफ लेयर पासून रिफ्लेक्ट होऊन आलं असतं, ठीक है। अगर डी लेयर से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, अगर ये हम टॉप मोस्ट अगर सरफेस समझो एफ लेयर का समझे, तो ये जो रिफ्लेक्शन आने वाला है, तो ये दोनों भी सेम ही पाथ फॉलो कर रहे, ठीक है। अगर यहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट हुआ है तो, और यहाँ पे रिसीव हुआ, तो रिसीव अगर वो टॉप मोस्ट लेयर से भी हो रहा है या बॉटम लेयर से भी हो रहा है, तो इट विल टेक द सेम पाथ, ठीक है, समझ में आया। अब ये वर्चुअल, इसको हाइट क्या बोलेंगे हम, ये टॉप मोस्ट लेयर को समझो ये कंबाइन करके ये बनी है एफ लेयर, ठीक है। तो ये एफ लेयर से रिफ्लेक्शन आ रहा है, अगर मुझे टॉप मोस्ट लेयर पता होगी तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि वो समझो यहाँ से भी बेंड होके आए, ई लेयर से भी बेंड होके आए, तो वो यही आना है, समझ में आया क्या। तो अगर मुझे वर्चुअल हाइट पता है, मैक्सिमम हाइट पता है, तो मैं उसका पाथ डिसाइड कर, या वो कहाँ पे पहुंचेगा अर्थ सरफेस पे, वो मैं डिसाइड कर सकता हूँ। ये है वर्चुअल हाइट का इंपॉर्टेंस। काय कळलं मला सांग बरं। आशिष, वर्चुअल हाईट आहे ना सर. हॅलो. हे पा, तुला आपलं नॉर्मल मराठी भाषेत सांगतो मी, हे अर्थ सरफेस झालं, इथे एक लेयर आहे, इथे एक लेयर आहे, आणि इथे एक लेयर आहे, ठीक आहे। आता मला जर ही मॅक्झिमम हाईट माहिती असली, ठीक आहे, हे होतंय काय, हे बघा, आता ही माझी मॅक्झिमम हाईट झाली, म्हणजे ही काय झाली, ही झाली व्हर्च्युअल हाईट हाईट झाली बरं का, वर्चुअल. म्हणजे हे मॅक्झिमम ही इथपर्यंत जाऊ शकते वेव, व्हर्च्युअल हाईट,
हे मला माहिती आहे. आता ऍक्च्युअल मी बघत नाहीये रिफ्लेक्शन. आता मी जर समजा ऍक्च्युअल सिग्नल हे एक दुसऱ्या ह्याच्यात ड्रॉ करतो मी. ओके, आता हे ऍक्च्युअल सिग्नल जरी हे ट्रान्समिट झालं सेम असंच आणि ही मधली डी लेअर होती, हे बेंड झालं, तरी हे वापस याच पोझिशनला येते. जर म्हणजे मला हे माहिती असलं ना, ही मॅक्झिमम हाईट जर माहिती असली, तर मी हे म्हणजे हे प्रिडिक्ट करू शकतो की हे सिग्नल इथेच येणार. जरी हे इथल्या डी लेअरमुळे रिफ्लेक्ट झालं ना, तरी ते इथंच येईल. जरी आता मला ही व्हर्च्युअल हाईट माहिती आहे, बरोबर आहे, ही ऍक्च्युअल हाईट झाली. आता हे ऍक्च्युअल रिफ्लेक्शन कुठे झालंय? ही ऍक्च्युअल हाईट झाली की नाही? ही ऍक्च्युअल हाईट इतकीच आहे, बरोबर आहे. पण मला ही व्हर्च्युअल हाईट माहिती आहे, तरी मी इथे म्हणजे या मधल्या डी लेअरनी रिफ्लेक्शन हो, ईनी हो किंवा कशानी हो, मला मॅक्झिमम टॉप मोस्ट जर हे माहिती आहे, रिफ्लेक्टिंग लेअर माहिती आहे, ठीक आहे, टॉप मोस्ट जर लेअर माहिती आहे मला, तर काय होईल किंवा ही व्हर्च्युअल हाईट माहिती आहे, तर मी कॅल्क्युलेट करू शकेल की हे रिफ्लेक्शन या डी नी ईनी किंवा मध्ये कुठल्याही लेअरनी होईना ते इथेच येणार आहे. ही झाली, हे तर झालं हे ऍक्च्युअल रिफ्लेक्शन. पण ते ऍक्च्युअल रिफ्लेक्शन बघ, हे रेड मी जे नंतरचं ड्रॉ केलं ना, हे तिथेच आलं. आलं का लक्षात? समजतंय का? हो सर. परत एकदा रिपीट करतो मी, ठीक है। ये है समझो आयनोस्फेरिक लेयर्स, कुछ अलग अलग आयनोस्फेरिक लेयर्स है, डी ई और ये है एफ, बराबर है, ठीक है। तो ये मुझे मैक्सिमम हाइट पता है, अभी मैंने ये मैक्सिमम हाइट खाली अगर मैं इस एंगल से इस सिग्नल को भेज रहा हूँ, तो ये मैक्सिमम टॉप मोस्ट लेयर है ऊपर की, जो है एफ लेयर है, ऐसा कंसिडर करो, ठीक है। तो मैक्सिमम वो यहाँ पे स्ट्राइक होगी, रिफ्लेक्ट होगी और ये वापस आएगी, ऐसा है, ठीक है। अभी मैं एक्चुअल सिग्नल भी भेज रहा हूँ, ठीक है, ये है डी लेयर और ये ई लेयर, ठीक है, ये है F1, या इसको F2 कंसिडर करो, बीच में और एक लेयर बना देंगे F1 लेयर, ठीक है। तो ये है F1 लेयर, ठीक आहे। मॅक्झिमम हाईट कुठली आहे आता? मॅक्झिमम टॉपमोस्ट लेअर कुठली आहे? तर मी या अँगलनी सिग्नल सेंड करतो, ही मॅक्झिमम टॉपमोस्ट लेअर आहे. इट इज मॅक्झिमम, इट्स मॅक्झिमम लेवल इज अप टू F2. F2 ये जो है ना मैक्सिमम लेवल है, ठीक है। तो ये है मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो ये वर्चुअल हाइट अगर मुझे पता है, तो मैं सिग्नल भी भेज रहा हूँ, ये देखो, अब मैं सिग्नल भेज रहा हूँ, ठीक है। तो वो समझो डी लेयर से रिफ्लेक्ट हुआ, या कंसिडर करो ई लेयर से भी रिफ्लेक्ट हुआ, तो रिफ्लेक्ट होके उसने यही पाथ फॉलो करनी है, यानी वो टॉप मोस्ट लेयर से भी, ये देखो, ते इथं रिफ्लेक्ट होता समजा, पुढे ट्रॅव्हल झालं असतं आणि इकडून पण रिफ्लेक्ट झालं असतं तरी इथेच आलं असतं ते. म्हणजे जर मला ही वर्चुअल हाइट, मुझे अगर ये वर्चुअल हाइट पता है, तो मैं ये रिसेप्शन पॉइंट डिसाइड कर सकता हूँ। अगर ये मुझे मैक्सिमम हाइट पता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, वो प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि यहीं आना है, तो इसको बोलेंगे, ये रहती है एक्चुअल हाइट, ठीक है, ये है एक्चुअल हाइट और वो है वर्चुअल हाइट, दिस इज एक्चुअल हाइट और ये है वर्चुअल हाइट। समझ में आया क्या? हे कळलं का आता? सांग बरं, हो सर. हो सर. काय कळलं सांग बरं एकदा. तर ते बॉटम लेअर अर्थ पासून रिफ्लेक्ट झालं काय किंवा अप्पर लेअर पासून झालं काय, ते सेमच पाथ फॉलो करते. आलं हो का सर. लक्षात? हो आणि जर सर. मला हा म्हणजे मॅक्झिमम जर रिफ्लेक्टिंग सरफेस माहिती असेल, म्हणजे व्हर्च्युअल हाईट F2. माहिती असेल, एक मी आपल्या अंडरस्टँडिंग करता सांगतो, हे जर मला माहिती आहे ही मॅक्झिमम हाईट काय, व्हर्च्युअल हाईट काय, त्या हा सर. लेअरची रिफ्लेक्ट व्हायची, तर हे बॉटम कुठल्याही ह्याच्याकडून रिफ्लेक्ट झालं तरी इथेच येणार आहे, मी हे अंदाजा लावू शकतो. आता हे हो जर सर. मला माहित नसलं असतं वरची मॅक्झिमम मी व्हर्च्युअल हाईट काय, तर मला हे प्रेडिक्ट करता येत नाही की ह्याचं रिफ्लेक्शन कुठे येईल, बरोबर आहे. पण मला व्हर्च्युअल हाईट जर माहिती आहे, तर मी प्रेडिक्ट करू शकतो की इथंच येते. आणि हे काय होतंय, तुम्ही ही पण टॉप मोस्ट हाईट कन्सिडर करा, ही करा. आता जसं मी इथं ई कडून समजा रिफ्लेक्शन दाखवलं, तर हे समजा जर हे बॉटम डी लेअर कडून पण आलं असतं, तरी त्यांनी हीच पाथ फॉलो केला असतं, ते इथंच आलं असतं. आलं का लक्षात?
हा कन्सेप्ट येतो. ही झाली ऍक्च्युअल हाईट. आता ही ब्ल्यूनी ड्रॉ केलेली, ही झाली ऍक्च्युअल हाईट आणि ही झाली व्हर्च्युअल हाईट. आलं का लक्षात हो सर. आशिष? हो सर. ठीक है, तो ये था वर्चुअल पॉइंट का कंसेप्ट. नेक्स्ट है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी. यह नेक्स्ट पॉइंट क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी. तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी किसे बोलेंगे? Critical frequency of a layer is defined as the maximum frequency that is returned back to the earth by that layer. म्हणजे समजा आता आपण हे कन्सिडर केलं, F2 लेयर अपन कंसिडर करते, सपोज अगर हम F2 लेयर कंसिडर कर रहे और मैं इसे इंसिडेंट करना हूं वेव 90 डिग्री एंगल से. ठीक आहे, लेयर्स अजून एकदा ड्रॉ करू. इकडे बघ, किंवा आता ही मी म्हणलं F2 लेयर आहे. ठीक आहे, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी काय आहे ते लक्षात घ्या. हा आहे अर्थ सरफेस. ठीक आहे, या अर्थ सरफेस वरून मी काय करतोय, 90 डिग्री अँगल कसा असेल, स्ट्रेट. म्हणजे ही एखादं सिग्नल मी इन्सिडेंट केलं, सेंड केलं 90 डिग्री अँगलनी. ठीक आहे, एखाद्या पर्टिक्युलर लेअरवर, तर त्या लेअर पासून येणारं रिफ्लेक्शन किती आहे. ठीक आहे, तर ते असतं, हे जे रिफ्लेक्शन येते ती झालं क्रिटिकल फ्रिक्वेन्सी. ठीक आहे, समजा आता मी कन्सिडर काय केले, F2 लेअर कन्सिडर केली आहे. तर क्रिटिकल फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय? क्रिटिकल फ्रिक्वेन्सी ऑफ अ लेअर इज डिफाईन ॲज मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी. त्या लेअर पासून किती रिटर्न येते, मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी दॅट इज रिटर्न बॅक टू द अर्थ बाय दॅट लेअर. त्या लेअर पासून मॅक्झिमम रिटर्न येणारी फ्रिक्वेन्सी कधी, व्हेन अन इन्सिडेंट अँगल फॉर ट्रान्समिटेड सिग्नल इज 90 डिग्री. ठीक आहे, जर मी हे 90 डिग्रीनी सेंड करतोय सिग्नल, तर त्या पर्टिक्युलर लेअर पासून येणारं रिफ्लेक्शन, ठीक आहे, तर ती झाली क्रिटिकल फ्रिक्वेन्सी. ठीक आहे, FC ज्याला म्हणू. आता समजा F2 लेअर करता क्रिटिकल फ्रिक्वेन्सी आहे 5 to 12 मेगाहर्ट्ज. 5 to 12 मेगाहर्ट्ज म्हणजे 5 ते 12 मेगाहर्ट्ज. 5 to 12 मेगाहर्ट्ज. ठीक आहे, 5 ते 12 मेगाहर्ट्ज पर्यंत आहे क्रिटिकल फ्रिक्वेन्सी. काय लक्षात आलं? क्रिटिकल फ्रिक्वेन्सी म्हणजे क्रिटिकल फ्रिक्वेन्सी ऑफ सपोज दॅट लेअर, म्हणजे त्या लेअरची क्रिटिकल फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय झालं, मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी दॅट इज रिटर्न बॅक टू द अर्थ बाय दॅट लेअर. ते लेअर किती रिटर्न फ्रिक्वेन्सी पाठवते, व्हेन द वेव इज इन्सिडेंट ॲट एन अँगल ऑफ 90 डिग्री. जर 90 डिग्री त्याच्यावर स्ट्राईक झाली, तर आपण हे F2चं एक्झाम्पल घेतलं आणि त्याच्यापासून हे आपल्याला इतकं रिफ्लेक्शन मिळालं, ही झाली मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी, सॉरी क्रिटिकल फ्रिक्वेन्सी, FC क्रिटिकल फ्रिक्वेन्सी. ठीक आहे, कुठल्याही लेअरचं कन्सिडर करू शकता. सपोज D लेअरची क्रिटिकल फ्रिक्वेन्सी कॅल्क्युलेट करायची आपल्याला, D लेअरची, तर काय करणार, 90 डिग्री से सिग्नल भेजना है D लेयर पे और उससे जो रिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है, कौन से D लेयर से, अगर हम D लेयर की कैलकुलेट करना चाहिए तो 90 डिग्री से सिग्नल इंसिडेंट करना है, भेजना है उस लेयर पे, और फ्रीक्वेंसी कितनी रिटर्न आती है वो कैलकुलेट करना है. तो वो होगी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर लेयर. तो ये हमने D लेयर की क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी, FC, that is maximum frequency that is returned back to the earth by that layer when the wave is incident at an angle of 90 डिग्री. अगर हम वेव इंसिडेंट कर रहे हैं 90 डिग्री एंगल से और उस वेव से हमें रिफ्लेक्शन मिल रहा है, बराबर है.
समजलं का? क्रिटिकल फ्रिक्वेन्सी काय समजलं का मला सांग. आशिष. सर ते क्रिटिकल फ्रिक्वेन्सी ते अर्थ लेवल पासून तर ते हे बघ, बॉटम. अर्थ सरफेस वरून हे बघ 90 डिग्री, हे 90 डिग्री आहे ना, हे 90 डिग्री झालं. हो सर. 90 डिग्रीनी त्या लेअरवर सोडायचं ते सिग्नल 90 डिग्री अँगलनी, आणि मग त्याच्यापासून जे येणारं रिफ्लेक्शन आहे ते असेल FC, क्रिटिकल फ्रिक्वेन्सी. लक्षात आलं का तुझ्या? हो सर. आता हे डीचं अजून एक कन्सिडर, समजा ई लेअरची क्रिटिकल फ्रिक्वेन्सी कॅल्क्युलेट करायची. काय करायचं? सिग्नल सेंड करायचं 90 डिग्रीनी ई लेअरवर, बरोबर आहे, आणि मग त्याच्यापासून जे काय रिफ्लेक्शन येईल अर्थ सरफेसवर, जितकं काय रिफ्लेक्शन येईल ती असेल क्रिटिकल फ्रिक्वेन्सी. कुठल्या लेअरची? त्या ई लेअरची. प्रत्येकाच्या बाबतीत तसंच. जसं आपण मग ते F2चं एक्झाम्पल घेतलं, मी जर 90 डिग्रीनी F2 लेअरवर इन्सिडेंट केली आहे सिग्नल, तर त्याचं रिफ्लेक्शन येतं मला 5 ते 12 मेगाहर्ट्ज पर्यंत. तर ती 5 ते 12 मेगाहर्ट्ज ही काय झाली? त्या लेअरची, त्या F2 लेअरची क्रिटिकल फ्रिक्वेन्सी झाली, FC झाली. FC क्रिटिकल फ्रिक्वेन्सी 5 ते 12 मेगाहर्ट्ज. आलं का लक्षात आशिष? आशिष समजत आहे का? हो सर, ते नेट संपलेलं आहे सर, आज बॅलन्स रिचार्ज संपलं, तर ते हॉटस्पॉट घेऊन चालू आहे, तर त्याच्यावर दुसऱ्या फोनवर कॉल येतो, त्याच्यामुळे थोडं ब्रेक होत आहे सर सिग्नल. आता तुला कळलं का सांग? हो सर, FC समजलं म्हणजे सर हे. काय, क्रिटिकल फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय? हो सर, त्या समजलं. लेअरची क्रिटिकल फ्रिक्वेन्सी काढायची, तर सिग्नल इन्सिडेंट करायचं, सिग्नल सेंड करायचं 90 डिग्री अँगलनी, आणि मग त्या लेअर पासून येणार रिफ्लेक्शन, ठीक आहे, म्हणजे ती जितकं काय क्रिटिकल सिंग रिफ्लेक्टेड सिग्नल येते, तर ती झाली क्रिटिकल फ्रिक्वेन्सी. क्रिटिकल सिंग क्रिटिकल फ्रिक्वेन्सी अलग लक्षात. हो सर, हो सर. अजून एक पॉइंट बघू आता आपण. मॅक्झिमम युजेबल फ्रिक्वेन्सी, MUF. मॅक्झिमम युजेबल फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय असतं? MUF, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी, ये क्या होता है? तो मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड फॉर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट. ठीक है, MUF इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी that can be used for skywave communication between two given points on the earth. म्हणजे ह्याचा अर्थ काय? मॅक्झिमम युजेबल फ्रिक्वेन्सी म्हणजे आता तुम्ही स्कायवेव प्रोपोगेशन करताय, तर लिमिट काय मला सांग बरं? आपण काय म्हणलं? 3 मेगाहर्ट्ज टू, आशिष हा सर. असं करून चालणार नाही बाळा. 3 मेगाहर्ट्ज टू 30 30 मेगाहर्ट्ज, मेगा. बरोबर आहे. हो सर. मग मॅक्झिमम युजेबल फ्रिक्वेन्सी, आता आपण काय म्हणलं? मॅक्झिमम युजेबल फ्रिक्वेन्सी म्हणजे मी इतकी यूज करू शकतो मॅक्झिमम 30 किती? 30 30. 30 मेगाहर्ट्ज पर्यंत, बरोबर हो आहे. सर. नॉर्मली आता त्याची व्हॅल्यूची MUF ची काय असते? नॉर्मल व्हॅल्यू ऑफ MUF इन द रेंज ऑफ, म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली आपण ते 30 मेगाहर्ट्ज लिहिलं होतं. नॉर्मली समजा आपण मॅक्झिमम 8 टू 35 मेगाहर्ट्ज स्कायवेव प्रोपोगेशन करता यूज करू शकतो. ठीक आहे, म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 30 मेगाहर्ट्ज असं म्हण, किंवा 35 मेगाहर्ट्ज 35. ही मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी रेंज झाली, मॅक्झिमम युजेबल फ्रिक्वेन्सी झाली. इकडे लक्ष दे. म्हणजे मी जर हे सिग्नल समजा अप टू 30 मेगाहर्ट्ज, या सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी आहे 30 मेगाहर्ट्ज, तर ते माझं मॅक्झिमम युजेबल फ्रिक्वेन्सी झाली, किंवा ही मॅक्झिमम आपण अप्रॉक्सिमेटली थोडं जरी अजून कन्सिडर केलं तर मॅक्झिमम 35 मेगाहर्ट्ज, तरच मला हे असं रिफ्लेक्शन मिळेल. तभी मुझे ये रिफ्लेक्शन मिलेगा, किसी भी लेयर से रिफ्लेक्ट हुआ समझो तभी मुझे मिलेगा. अगर ये टॉप मोस्ट F2 लेयर से अगर मुझे समझो ये रिफ्लेक्शन मिल रहा है 35 मेगाहर्ट्ज तक, तो ये 35 मेगाहर्ट्ज जो है नॉर्मली मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी रहता है. अबो 35 मेगाहर्ट्ज वी कैन नॉट यूज फॉर स्काईवेव कम्युनिकेशन, या स्काईवेव प्रोपोगेशन के लिए अबो 35 मेगाहर्ट्ज नहीं यूज कर सकते. क्यों नहीं यूज कर सकते? अगर ये समझो, ये देखो आशिष, मी जर हे समजा हा आता सर. ह्याला 80 मेगाहर्ट्ज घेतलं तर काय होईल? मी कालही बोललो होतो. 80 मेगाहर्ट्ज जर घेतलं तर काय होणार आशिष?
या ज्या लेयर्स आहेत ना, आयनोस्फेरिक लेयर्स, हे त्याला रिफ्लेक्टच नाही करणार, हे सरळच चाललं जाईल. आपलं प्रिंसिपल काय, कम्युनिकेशन कसं करतोय आपण, सिग्नल सेंड हम कैसे सिग्नल कर रहे हैं, सिग्नल सेंड कर रहे हैं आयनोस्फेरिक लेयर पे, ठीक है, और वो रिफ्लेक्ट होके वापस आना चाहिए अर्थ सरफेस पे. लेकिन अगर मेरी फ्रीक्वेंसी एक्सीड हो गई, सपोज ग्रेटर देन 35 मेगाहर्ट्ज हो गई, तो वो कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं होगा. तो मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 30 सर. 30 या 35 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, दिस वन. तो ये है मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी. यानी स्काईवे प्रोपोगेशन के लिए लिमिट है कि हम 35 मेगाहर्ट्ज तक ही यूज कर सकते हैं. अगर उससे ज्यादा हम यूज करें तो वो पॉसिबल नाही होगा. म्हणून ही काय झाली, मॅक्झिमम युजेबल फ्रिक्वेन्सी झाली 35 मेगाहर्ट्ज. आलं का लक्षात? काय अर्थ कळला का तुला? हे रिफ्लेक्ट नाही होत, हे डायरेक्ट वर बायपास होऊन जाईल, म्हणजे पास होऊन जाईल ते. तर मग माझी जर फ्रिक्वेन्सी लिमिट मध्ये असेल, समजा जे मी घेतले 25 मेगाहर्ट्ज, तर पॉसिबल आहे का रिफ्लेक्शन होईल का आशिष? रिफ्लेक्ट होगी क्या? म्हणजे हे असं बेंड होणार आणि हे वापस येणार, असं होईल का 25 मेगाहर्ट्जला? हो, होईल सर. होईल. व्हेरी गुड, शाबास, कळलं तुला. कारण की हे त्या रेंज मध्ये, म्हणजे मग माझी मॅक्झिमम युजेबल फ्रिक्वेन्सी आहे 35 मेगाहर्ट्ज. मी 35. त्याच्यापेक्षा वर नाही वापरू शकत. वर जर वापरची ती रिफ्लेक्टच नाही होणार. आलं का तुझ्या लक्षात? तर ते झालं मॅक्झिमम युजेबल फ्रिक्वेन्सी. आता हे आज जे आपण शिकलो ना नवीन, व्हर्च्युअल हाईट, बरोबर आहे, मॅक्झिमम युजेबल फ्रिक्वेन्सी, क्रिटिकल फ्रिक्वेन्सी, 3च पॉईंट शिकवले मी ऍडिशनल. तर ते काय करू आपण उद्या परत, ते दीपाली किंवा ते आले ना, किंवा तुम्ही उद्या इथं कॉलेजमध्ये येणार आहे का? हो, येतोय सर. तुम्हाला कॉलेजमध्ये डायरेक्टली शिकून देतो. बरं, चालेल चालेल. सगळेजण या, एक टाइम ठरवा स्पेसिफिक, त्या टाइमला या. बरं चालेल सर, बोलतो सर. हा, सगळ्यांना बोल, तू सगळ्यांशी कम्युनिकेट कर. मी 1 तास तुम्हाला असं लांब लांब थोडंसं इथं सांगून देतो, ठीक आहे? ऑफिशियली नाही, अनऑफिशियली असं पटकन एखादे थोडंसं आहे ना, म्हणजे तुम्हाला लवकर अजून हे होऊन जाईल. हा, चालेल चालेल. चल, आजचं काय तू अभ्यास कर रे बाळा. हो सर. हम्म, सर उद्या युनिफॉर्म जायचं का सर कॉलेजच्या? नॉर्मलच या, युनिफॉर्म वगैरे घालून येऊ नका. चालेल. हम्म, हो सर. तसं काही हे काही परमिशन नाही आहे अजून कॉलेजमध्ये या असं म्हणून. ते युनिफॉर्म चालेल. वगैरे ते अजून सगळ्यांना कळत, नॉर्मलच या. हो सर.